नमस्कार। पूरे देश की नजर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर है। 3 दिसंबर को उसका परिणाम आना है और आने वाले वक्त में देश की सियासत किस करवट बैठेगी, इस पर बहुत कुछ फैसला 3 दिसंबर को होने वाला है। लेकिन इसके इतर एक ऐसा प्रदेश जिसमें भारतीय जनता पार्टी की बहुत उम्मीदें लगी हुई हैं। गुजरात के बाद एक ऐसा प्रदेश जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस भरोसे पर कायम है कि वो सबसे मजबूती से यहां लड़ रही है और वहां कई तरह के काम वो अंदर खाने कर रही है। ये ठीक बात है, वो प्रदेश उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में इन दिनों बहुत सियासी घमासान मचा है। एक तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के प्रभावित अभ्यर्थी कोर्ट के फरमान को सामने रख करके सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि भाई जो 6800 शिक्षकों की सूची आपने जारी की थी, आप उन्हें नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे, जबकि आपने कहा था कि नियुक्ति देंगे। आरक्षण घोटाला हुआ है। कभी वो मंत्रियों के घर जा रहे, कभी वो विधायकों के घर जा रहे, कभी वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के घर प्रदर्शन कर रहे, और आज उन्होंने एक बहुत तगड़ा प्रदर्शन किया विधानसभा के सामने। लगातार उनको जो लाठियों से मारा जा रहा, गाली दी जा रही, आज उसका एक अलग दृश्य देखने को मिला। सड़क पर घसीटा गया, ठूस करके गाड़ी में फेंक दिया गया कहीं। एक तरफ से ये गर्माहट है और ये मुद्दा सरकार के सामने चुनौती बना पड़ा हुआ है। सत्ताधारी दल के सामने जो चुनौती है उसे विपक्ष और मजबूत कर दे रहा है, सदन में इस मुद्दे को उठा दे रहा है, लगातार सोशल मीडिया पे इसके समर्थन में विपक्ष खड़ा है। और वहीं दूसरी तरफ सदन की नियमावली को बदल देना, उसका विरोध प्रदर्शन करते हुए जिस तख्ती और पोस्टर बैनर लगाने की मनाही दी गई, आज विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने अपने प्रदर्शन का वही तरीका अपनाया और वो उसी तख्ती और बैनर से उसका विरोध करते रहे। इस बीच में बाहर से जो चुनौती मिल रही है उसके इतर भीतर से भी भाजपा को जो चुनौती मिल रही है वो बेहद दिलचस्प है। और आज के वीडियो में उसी आंतरिक चुनौती, सियासी समीकरणों के बदलते खेल और इस बात पर विश्लेषण निर्भर है, और विश्लेषण इस बात का भी कि क्या 3 दिसंबर या 22 जनवरी 2024 के बाद उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा खेल होने वाला है। क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी बदल जाएगी? क्या कोई नाराज है? किससे नाराज है? किसका दबाव बीजेपी के ऊपर काम कर रहा है, जो बीजेपी अंदर खाने एक आंतरिक कलह की शिकार हो गई है उत्तर प्रदेश में? आज के वीडियो में इसी पर विश्लेषण करेंगे। 4 PM के सभी दर्शकों का स्वागत। मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव आपसे मुखातिब। असल में बात हम करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश भाजपा के भीतर चल रहे आंतरिक कलह के ऊपर, और उस आंतरिक कलह का ठोस आधार कुछ आंतरिक है और कुछ बाह्य है। सबसे पहले आंतरिक कलह पर पहले भी आपने इस चैनल पर या और सोशल मीडिया पर मेरा विश्लेषण सुना होगा कि इस आंतरिक कलह की पृष्ठभूमि 2017 से जुड़ती है, जब चेहरा प्रदेश अध्यक्ष का केशव प्रसाद मौर्य थे। ओबीसी वोटों को उन्होंने गोलबंद किया था बीजेपी के पक्ष में, ठीक ठाक मेजॉरिटी वोट ले आए। सपा को बदनाम करने के लिए जो जातिवाद का कार्ड खेला गया, उसकी काट में बाकी ओबीसी जातियों को गोलबंद करके सपा की प्रतिक्रिया में, यादवों और जाटों की प्रतिक्रिया में बीजेपी की तरफ गोलबंद करने में कामयाबी हासिल हुई। और यहीं से दोनों सिरा जुड़ा हुआ है, आंतरिक कारण और बाह्य कारण दोनों का। पहले आंतरिक पर बात करेंगे। तो उसी समय से जब जीत गई बीजेपी, तो उस समय जो सबसे बड़े चेहरे थे, जिनको इस बात की उम्मीद थी कि बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद तो हम ही मिलेगा, क्योंकि हम प्रदेश अध्यक्ष थे, और वो चेहरा थे केशव प्रसाद मौर्य। स्वतंत्र देव सिंह पटेल, कई लोग उसमें शामिल थे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य सबसे ऊपर थे। उन्होंने ये शर्त भी रखी थी कि भाई हमने जितवाया, हमने इतनी मेहनत की, तो आप हमें क्यों नहीं दे रहे, हमारी चीजें आगे होनी चाहिए। इस पूरे समीकरण की बिसात पर जो पूरा खेल बैठा, उसमें केशव प्रसाद मौर्य को धोखा मिला, उनका सपना टूट गया। उसी दिन बीज पड़ गया था। बीच बीच में जैसे नहीं होता है, मिट्टी में बीज पड़ा हो और कभी पानी उसमें पड़ जाए, कहीं से खाद के कुछ टुकड़े गिर जाएं,
तो अंकुर निकलने लगता है, और ऐसा अंकुर जो पौधा नहीं, वृक्ष बनने की मंशा पाले हुए हो। केशव प्रसाद मौर्य एक ऐसे ही अंकुर बीजेपी की आंतरिक सियासत में उत्तर प्रदेश में मौजूद है। 19 का चुनाव आया तो उसमें कुछ कुछ अंकुर बढ़े, 22 का चुनाव आया तो उसमें अंकुर बढ़े, नाराजगी हुई, नाराजगी को ठीक करने की कोशिश हुई, दिल्ली के दबाव में लखनऊ ने काम किया, सब कुछ हुआ, फिर भी 22 में बीजेपी जीत गई, फिर से वापस उनके अरमानों पर पानी फिर गया और योगी आदित्यनाथ फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अंदर खाने ख्वाबों के सारे समीकरण बिछे पड़े थे, अनुकूल माहौल देखकर वो फिर से करवट बदलने लगे। और इस बीच में दो काम और हुआ। वो दो काम क्या थे? उसमें पहला काम था कि जो सत्ता चलाने का तरीका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, उन्होंने अपनी जाति के लोगों को ताकतवर किया, अपने मनोविश्लेषण करते हुए अपने पक्ष के पैरोकारी के तमाम बड़े अधिकारियों को बड़े बड़े ओहदे दिए, और उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद, 22 का चुनाव हार जाने के बावजूद उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर केशव प्रसाद मौर्य को ऐसे ट्रीट किया गया गोया अब ठीक है, आप चलते रहिए, सिक्योरिटी मिली है, बंगला मिला है, अपना काम करते रहिए, जाते जाते रहिए, शादी में, खेल कूद में, कहीं कोई उद्घाटन समारोह हो, इससे ज्यादा आप प्रदेश चलाने में कोई बहुत वो मत करिए। इस बीच में अंदर खाने जो ये बदलाव दिल्ली की शर्तों पर आया कि 24 के चुनाव को अगर जीतना है तो उन अति पिछड़ी जातियों को फिर से वापस गोलबंद करना होगा। तो चेहरा कौन? वापस केशव प्रसाद मौर्य को बनाया जाए। योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता बीजेपी के अंदर एक चुनौती बनी हुई थी कि भाई जिस हिंदुत्व के काट के नाम पर मोदी का चेहरा था, उसके बाद योगी का चेहरा आ रहा है, तो दिल्ली में बैठे कई लोगों को इससे भी दिक्कत हुई। यह आंतरिक राजनीति का दूसरा पहलू। और तीसरा पहलू ये कि जब 24 के चुनाव के सामने तमाम लोगों को डरा कर, धमका कर, लालच दे करके उधर से इधर बुलाया गया, विपक्षी खेमे से अपने खेमे में लाया गया, ये कहकर कि मंत्री बना देंगे। आओ पहले ओम प्रकाश राजभर आए, फिर दारा सिंह चौहान आए, उनका विधायकी से इस्तीफा दिया गया, बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए शर्त रख दी गई कि पहले जीत के आओ, और नहीं जीत पाए तो अभी तक आज की तारीख में मंत्रिमंडल विस्तार योगी आदित्यनाथ ने किया है नहीं। आज भी दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर केवल तारीख पे तारीख बता रहे हैं कि अब हम मंत्री बन जाएंगे। उस समय यह टकराव एकदम सामने दिखने लगा। उसका अगला चरण आंतरिक टकराव का यह भी आया कि दो दो बड़ी कैबिनेट बैठक, दीपोत्सव, उसमें से एक बैठक तो अयोध्या में हुई जो इतिहास में पहली बार थी, उसमें भी केशव प्रसाद मौर्य नहीं गए। एक और बैठक जो वहां पर लखनऊ में हुई, उसमें भी केशव प्रसाद मौर्य नहीं गए। अयोध्या के दीपोत्सव में केशव प्रसाद मौर्य नहीं गए। और अभी एक तस्वीर आई जिसकी वजह से मैं ये विश्लेषण कर रहा हूं। अचानक से केशव प्रसाद मौर्य बहुत दिनों से गायब रहने के बाद एक बार फिर दिखे हैं तस्वीरों में, और वो तस्वीर कोई सामान्य तस्वीर नहीं है। अब तक के उप मुख्यमंत्री के अपने कार्यकाल में केशव प्रसाद मौर्य की सबसे ताकतवर तस्वीर है। सामने केशव प्रसाद मौर्य की कुर्सी है, डिप्टी सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, और उनके चारों तरफ जो मीटिंग में बैठे हैं वो सूबे को चलाने वाले सबसे ताकतवर अधिकारी, बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी। और केशव प्रसाद मौर्य पूरी मीटिंग का जेस्चर ऐसा बना हुआ है कि हेड कर रहे हैं मीटिंग को, बाकी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, दिशा निर्देश पा रहे हैं। इस पूरी बिसात पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक हलचल पैदा हुई, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को उस आंतरिक राजनीति में योगी आदित्यनाथ के सामने काउंटर बैलेंस करने के लिए पेश किया जा रहा है। कई शर्तें रखी दिल्ली ने कि भाई कुछ शेयर दे दो केशव मौर्य को, उन जातियों को भी हमें वोट चाहिए, तो उनको पहले अपनी तरफ लाने के लिए उनका सबसे बड़ा चेहरा ये है। और केशव प्रसाद मौर्य के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके लिए सबसे अनुकूल चेहरा केशव मौर्य थे कि इस पूरी दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में उनको आगे किया जाए, उनको मोहरा बनाया जाए, और इस पूरी सियासत में योगी को बैलेंस किया जाए, इसके लिए केशव को आगे किया जाए। और केशव बल भर अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं। क्या समीकरण बदल रहा है कि आंतरिक संतुलन की इस सियासी लड़ाई में आने वाले वक्त में क्या दिल्ली के दबाव में
नागपुर के दबाव में लखनऊ की कुर्सी पर बैठे शख्स की भूमिका बदल सकती है। इसका कयास यहीं से लगना शुरू हो गया। अब दूसरा एक बाह्य कारण है, और बाह्य कारण यह है कि उत्तर प्रदेश जो मान्यवर कांशीराम का सियासी अखाड़ा रहा है एक जमाने में, कांग्रेस आज भी इस बात को पचा नहीं पाती कि जो दलित मुस्लिम पिछड़े समाज के लोग एक जमाने में एक मुश्त कांग्रेस को वोट दिया करते थे, बसपा के आने के बाद दलितों का वोट शेयर उधर चला गया और सपा के आने के बाद मुस्लिम वोट सपा की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि अपने शुरुआती राजनीतिक दिनों में ही मुलायम सिंह यादव ने एक ऐसा तेवर से राजनीति की, किसान, नौजवान, मुसलमान, इनके लिए सियासी जोखिम उठा करके लोगों को एकजुट करते और सांप्रदायिक राजनीति के सामने चट्टान की तरह खड़े होने की अपनी इमेज बनाई। किसान वोटों को चौधरी चरण सिंह के साथ जोड़ करके, लोहिया के साथ जोड़ करके गोलबंद करने में कामयाब हुए मुलायम सिंह यादव। नौजवानों के साथ उन्होंने जब नारा दिया, पढ़ाई दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, समाजवाद का तकाजा 100 से कम न 1000 से ज्यादा, उसकी अपील पर सपा ने अपनी जमीन तैयार कर ली। पिछड़े समुदाय के, ज्यादातर पिछड़े और दलित समुदाय के लोग जो खेतों से जुड़े थे वो सपा की तरफ शिफ्ट हुए, मेजॉरिटी में शिफ्टिंग हुई, और पूरा राम मंदिर आंदोलन और बाबरी मस्जिद विध्वंस, इन दोनों के बीच जो तनाव का माहौल था, और जब मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने पूरे तेवर के साथ कहा कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा, कानून के साथ छेड़खानी हम किसी को नहीं करने देंगे, कानून का राज। और उसके लिए उन्होंने जो कर सकते थे वो किया, और इससे अकलियत के बीच, मुसलमानों के बीच एक भरोसा पैदा हुआ कि ये हमारा नेता है, ये खुल करके हमारे लिए लड़ रहा है। तो सपा और बसपा ने उस पूरे वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाई, और इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों हाशिए पर चले गए उत्तर प्रदेश में। तो सामाजिक न्याय की राजनीति, मान्यवर कांशीराम की राजनीति, बसपा की राजनीति और समाजवाद की राजनीति, मुलायम सिंह की राजनीति, इसने पिछले 30 साल में उत्तर प्रदेश में हर जाति के भीतर एक चेतना तो पैदा कर दी। आज जितनी भी पार्टियां आप देख रहे हो, चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे वो राजभर की पार्टी हो, चाहे वो अपना दल के दोनों धड़े हों, चाहे वो तमाम तरह के बाबू सिंह कुशवाहा हों या और तमाम दल हों, ये सारे दल मान्यवर कांशीराम और मुलायम सिंह की राजनीति की उपज हैं। इन सारी जातियों में एक चेतना पैदा हुई और हर जाति ने कहा कि हमारा नेता होगा। राजभर अपने समाज के नेता बने, निषाद अपने समाज के नेता बने, यानी जातियों में चेतना पहले से है, हक अधिकार पाने की एक ललक पहले से है, समाजवाद और अंबेडकरवाद की एक जमीन तैयार है। उत्तर प्रदेश वैसे भी एक उर्वर जमीन रही है सियासत की, तो उस उर्वर जमीन के सामने, मंडल आंदोलन की जमीन के सामने, आरक्षण और सामाजिक न्याय की प्रखर जमीन के सामने अब एक नया बदलाव सियासत में आया, जो पड़ोसी राज्य बिहार से आया था। जाति जनगणना हो गई बिहार में। आजाद भारत में पहली बार किसी राज्य में जाति जनगणना हो गई। उस जाति जनगणना में फिर से ओबीसी दलित समाज के बीच के भीतर ये चेतना पैदा हुई कि आपका जितना हिस्सा है वो तो बड़ा संख्या ज्यादा है, तो संख्या में हिस्सा ज्यादा है तो नौकरी में, रोजगार में, संपत्ति में, घर में, अमीरी में, सब में तो हमारा हिस्सा होना चाहिए। और जो मंडल की लड़ाई थी, कमंडल और मंदिर की लड़ाई के सामने मंडल की लड़ाई फिर से बिहार में खड़ी हो गई। बिहार में जातिगत आरक्षण, जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए गए, फिर आर्थिक आंकड़े जारी कर दिए गए, उसके बाद 75% आरक्षण बढ़ा दिया गया। तो उन जातियों को लगेगा ना, जो पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित और महादलित जातियां थी, उनको लगेगा कि हाँ, इस रास्ते हमारा हक मिल सकता है। मंदिर वंदिर की लड़ाई में अब उनको इंटरेस्ट कम होने लगा। उनको लगा कि हमारे बच्चे को शिक्षा कहां मिलेगी, रोजगार कहां मिलेगा, हमें हमारी गरीबी कैसे दूर होगी। और बिहार ने जो ये प्रयोग किया, उसका असर उत्तर प्रदेश में होना लाजमी है, क्योंकि बिहार जाकर के जो भाजपा जाति की राजनीति अंदर खाने करती है और बाहर से वो धर्म की राजनीति करना चाहती है, जिस भाजपा की पूरी पूरी सियासत मंदिर मस्जिद की है, हिंदू मुसलमान की है,
उसके सामने ये चुनौती है, क्योंकि मंडल आंदोलन जब शुरू हुआ था तो मंडल का उस तरह से खुल के विरोध नहीं कर सकती थी बीजेपी। यहां समर्थन वापस ले लिया वीपी सिंह की सरकार से, मंडल के विरोध में लगातार खड़े रहे, लेकिन सामने से विरोध करने से बचने के लिए कमंडल का आंदोलन शुरू कर दिया, मंदिर आंदोलन शुरू कर दिया। कंधों से ऊंची जाति नहीं होती, क्या है उसके आगे की लाइन के, कंधों से ऊंची जाति नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अब पूरा आरएसएस उस काम में लग गया। लेकिन जब चेतना के लिए उत्तर प्रदेश जैसी एक समाजवादी और अंबेडकरवादी सियासी जमीन हो और बिहार जाति जनगणना करा दे, हक अधिकार का नया रास्ता दिखा दे, तो उसका असर तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर होगा ही। और विपक्ष में कौन है उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी, 125 सांसद पूरे उनके गठबंधन के मिलाकर थे। राष्ट्रीय लोक दल, अपना दल कमेरावादी, और उसके बाद कल तक तो ओम प्रकाश राजभर इधर ही थे, थोड़ा सा अभी उधर चले गए हैं। देखिए अभी दरवाजा खुला नहीं है, बंद रहेगा तो हो सकता है लौट आए। अब कहेंगे कि आने के बाद कहेंगे कि जितना गरियाए थे पिछली बार बीजेपी को, उससे ज्यादा गरिया देंगे, अब हम ही ले लीजिए, मंत्री नहीं बनाया। कुछ भी हो सकता है राजनीति में, देखिए, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, ये केशव प्रसाद मौर्य, ये एक खेमा है जो अब बीजेपी को बाहर से ये दबाव डाल रहा है, आंतरिक रूप से दबाव डाल रहा है कि बाहर जो राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं, इसके सामने बीजेपी का उत्तर प्रदेश में काट क्या है। अगर यूपी के दलित पिछड़े ये मांगने लगे कि सपा भी कर रही है जाति जनगणना, कांग्रेस भी कर रही जाति जनगणना, बसपा भी कर रही जाति जनगणना, तो बीजेपी कैसे विरोध करेगी? सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। इस पूरे बदलाव के बीच दिल्ली के लोग, ये दिल्ली बीजेपी ये कैलकुलेट कर रही है कि 24 के चुनाव पर अगर इसका असर पड़ गया तो उत्तर प्रदेश में तो भारी नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति को डैमेज कंट्रोल करने के लिए योगी आदित्यनाथ के सवर्ण परस्त होने की छवि के सामने यह बाहरी कारण, बिहार वाला जाति जनगणना का कारण, सपा बसपा कांग्रेस के जाति जनगणना का मुद्दा बना देने का कारण बीजेपी के ऊपर भयानक दबाव बनाए हुए। जिनका वोट लिया है उनको हक कैसे नहीं देंगे? ये 69,000 शिक्षक भर्ती वाले मामले पे जितना लाठी चला रहे, उतना तस्वीर और वीडियो गांव गांव जा रही है, उतना ये सारे दलित पिछड़े लोग हैं, और गांव गांव जाकर के तस्वीर और वीडियो लोगों से पूछेगी कि यही बीजेपी राम राज्य चला रही है, यही हमारे बच्चों को लाठी, शिक्षा और आरक्षण खत्म। इससे जो डैमेज हो रहा है, ये संकेत कर रहा है कि क्या 3 दिसंबर के बाद, या ज्यादा बड़ी गुंजाइश यह है कि 22 जनवरी 2024 के बाद लखनऊ की कुर्सी पर बैठा शख्स बदल दिया जाएगा। क्योंकि अगर 22 जनवरी के पहले बदलेंगे तो राम मंदिर वाला पूरा इवेंट प्रभावित हो सकता है, क्योंकि हिंदूवादी चेहरे के रूप में योगी आदित्यनाथ एक बड़े चेहरा है भाई, वो तो तेलंगाना तक प्रचार करने जा रहे हैं। जाओ उत्तर प्रदेश में देखो हमने क्या राज लाया है, पता नहीं, मतलब कोई चीज गिनाने की है नहीं, लेकिन लोकप्रियता उस हिंदूवादी खेमे में योगी आदित्यनाथ की तो है, और दिल्ली भी इसे काउंटर नहीं कर पा रही, लेकिन इसका नुकसान भी होने से बचाना चाह रही है। तो इसलिए मंदिर आंदोलन की पूरी क्रेडिट लेने के लिए बीजेपी जब यह कोशिश करेगी कि 22 जनवरी 2024 का इवेंट प्रभावित ना हो, क्योंकि वो मेगा इवेंट है 2024 के चुनाव के पहले। कौन आम आदमी गांव का जानता है यार कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है? गांव गांव में सब यही प्रचार, माउथ टू माउथ कैंपेन होगा कि बीजेपी और राम मंदिर ने बनवाया, तो राम मंदिर की जो क्रेडिट है वो कहीं से डाइल्यूट ना हो। इसलिए हो सकता है कि 22 जनवरी के पहले उत्तर प्रदेश में कोई बदलाव न देखने को मिले। और अगर कहीं इन 3 दिसंबर को ये पता चला कि 5 में से 3 राज्य में बीजेपी अगर हार गई, 4 भी हार गई, जिसकी संभावना ज्यादा है, तेलंगाना में है ही नहीं, पूर्वोत्तर में है ही नहीं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लीड है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीत रही है, राजस्थान को थोड़ा सा लेकर के लोगों के मन में डाउट है। तो अगर एक तरफ यह पर समीकरण बदला और दूसरी तरफ राम मंदिर इवेंट कामयाबी से अगर चल गया, उसका चूंकि इतना प्रचार होगा, रील्स बनेंगी, गांव गांव जाएगा, फिर से रामलला आ रहे हैं, फिर से दिवाली मनानी है, बीजेपी पूरा लगी हुई है अंदर खाने, पूरा आरएसएस, पूरी बीजेपी, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा पूरे बीजेपी के पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर, और उस इवेंट के सामने योगी आदित्यनाथ से छेड़खानी करने पर उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए अब सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि 22 जनवरी 2024 के बाद उत्तर प्रदेश में कोई नया सियासी भूचाल आ सकता है, और वो सियासी भूचाल आंतरिक वजहों की भी परिणति देगा कि जो दिल्ली ने निवेदन किया लखनऊ ने ठुकरा दिया।
और लखनऊ जो चाहता है उसे दिल्ली उतना कबूल नहीं कर पा रही। इस बीच में अति पिछड़े दलित समुदाय के लोग जब अपना हक मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में तो हमारी चल नहीं रही, तो इसका आंतरिक दबाव केशव मौर्य के पक्ष में जाता दिख रहा है। और आज की तस्वीर जो मीटिंग लेते हुए केशव मौर्य की दिखी, वो इस तरफ इशारा कर रही है कि कुछ बदलाव लाएंगी बीजेपी। और जो बाहरी कारण बना हुआ था बिहार का जाति जनगणना, फिर आरक्षण को बढ़ा देना, कांग्रेस सपा बसपा का जाति जनगणना पर एकदम प्रखर मुखर हो जाना, इसके डैमेज कंट्रोल के लिए एक ओबीसी को यूपी का मुख्यमंत्री बना देना। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। बीजेपी की पूरी सियासी गणित इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। देखना दिलचस्प होगा कि यह किस दिशा में कामयाब होता है, क्योंकि सब कुछ आपके कैलकुलेशन के मुताबिक हो, यह जरूरी नहीं। सियासत में इसीलिए गणित की बजाय रसायन विज्ञान की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के पानी ही बनेगा, ये रसायन में चलता है, सियासत में कुछ और बन सकता है। क्या बनेगा वक्त बताएगा, और तब इसका विश्लेषण फिर से करेंगे। फिलहाल जो दशा और दिशा दिख रही है वो इसी तरफ इशारा कर रही है। आप कितना देख पा रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।